हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास जो यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्लास चल रही हैं, उसमें आज जो सिलेबस में आपके दिया हुआ है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें भारतीय संविधान हम लोग पढ़ेंगे और हम लोगों ने ज्योग्राफी के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है और जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जिन लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पे सारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान। इसमें हम लोगों को भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं ये पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में हम लोगों को भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है और इसमें पॉइंट दिया है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो इनको पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बताया गया है। पहले पॉइंट में बताया गया है कि भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। आप लोग जानते होंगे कि जो भारत का संविधान है यह विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है, याद रखिएगा। अगला बताया गया है विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1789 में अपनाया था। यानी विश्व का प्रथम जो है लिखित संविधान है, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1789 में अपनाया था। तीसरा पॉइंट है भारत के मूल संविधान में 22 भाग यानी जो पहले 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। यानी जब भारत का संविधान बना था तो उस समय 22 भाग थे, इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में 25 भाग 415 से ज़्यादा यानी 415 प्लस अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां कितनी हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा वर्तमान में कितनी हैं, तो 25 भाग हैं, संविधान के 415 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि मूल कर्तव्यों का विवरण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया। यानी जो मूल कर्तव्यों का विवरण है वह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इनका किया संशोधन के द्वारा इनका विवरण किया गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यानी मूल कर्तव्यों का विवरण किसके द्वारा किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, सभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता मतलब जैसे आप लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग हो और उत्तर प्रदेश से अगर भारत में कहीं भी जाएं हम लोग इंडिया में तो नागरिकता हम लोग की बदल जाए। तो ऐसा नहीं होता है। जो हमारी नागरिकता उत्तर प्रदेश में है वही हमारे पूरी भारत में वही नागरिकता होती है। तो इसलिए ये बताया गया है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान उदार एवं कठोरता का मिश्रण है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। यानी भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी। अगला बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट में। अगला पॉइंट है बताया गया है कि संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि संविधान के द्वारा भारत को किसका संघ बताया गया है, तो राज्यों का संघ बताया गया है संविधान के द्वारा। अगला है नेक्स्ट पॉइंट है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो 42वां हमारा संविधान संशोधन हुआ था
1976 में। इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। भारत का संविधान ना तो लचीला है ना कठोर, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। यानी भारतीय संविधान ना तो बहुत ही लचीला है और ना ही कठोर है, ये चीज़ याद रखिएगा, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है, यहाँ पे बताया गया है। अगला है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। यानी जो भारतीय संविधान भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी इसमें किसी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। यानी जो संविधान है वो भारत का ही संविधान है, इसमें सिर्फ हस्तक्षेप भारत के द्वारा ही किया जा सकता है। यानी कोई विदेशी जो है हस्तक्षेप इसके संविधान में नहीं कर सकता है। तो वही चीज़ बताया गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब यही हुआ कि कोई विदेशी जो है भारत के संविधान में, यानी कोई विदेशी देश जो है, विदेश का कोई भी देश है, बाहरी देश, वह भारतीय संविधान में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों के मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, कि हमें भारत में कहीं भी जाने की यानी छूट दी गई है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकते हैं, हम लोग अपनी मर्जी के हिसाब से रह सकते हैं। तो यही सब हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो आप लोग जानते ही हैं। तो वही बताया गया है कि भारतीय संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आगे बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है। यानी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कभी भी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है। यानी यहाँ पे ऑप्शन में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के स्थान पर कोई भी दूसरे नाम दे सकते हैं, तो आप लोगों को पहचानना होगा, है ना। तो इसके अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है, ये चीज़ याद रखिएगा। किसके अनुसार, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है, ये चीज़ याद रखिएगा। पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इनका नाम याद रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार है, उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न में कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो आप लोग बताएंगे उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी किसे कहा गया है, तो आप लोग बताएंगे उद्देशिका को संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी अथवा संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग, यानी उद्देशिका में पहला ही दिया गया है वाक्य कि हम भारत के लोग, इस शब्द से स्पष्ट है कि भारत एक संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। यानी उद्देशिका में जो प्रयुक्त हुआ है कि हम भारत के लोग शब्द से, यानी इस शब्द से यह स्पष्ट है कि भारत की जो संप्रभुता है भारत की जनता में निहित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताया गया है क्या, आइए देखते हैं कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवंशिक नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आनुवंशिक नहीं है, मतलब जैसे ब्रिटेन वगैरह में क्या होते हैं, राजा या रानी होते हैं, तो शासक वगैरह जो होते हैं ब्रिटेन में, वह क्या होते हैं कि जैसे रानी हैं तो रानी के बाद उनके सगे संबंधी आगे जो है वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बनेंगे, तो वहाँ पे आनुवंशिक होता है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत जो है
राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, मतलब यहाँ पे चुनाव होते हैं और चुनाव के द्वारा हम लोग अपना जैसे मत वगैरह डाल के तो उस हिसाब से यहाँ पे निर्वाचित हो जाते हैं, यानी प्रधानमंत्री वगैरह निर्वाचित किए जाते हैं लोगों के वोट से। वोट हम लोग देते हैं ना, तो वोटों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि आनुवंशिक नहीं है, यहाँ पे जनता के वोटों से जो भी निर्वाचित किया जाता है जनता के द्वारा, ये निर्वाचित होते हैं और आनुवंशिक नहीं है। तो यही बताया गया है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। आनुवंशिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के सगे संबंधी ही उनके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ पे निर्वाचन होता है भारत में। अगला है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि 2 शब्द जोड़े गए हैं, कौन कौन से, तो समाजवादी यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है उद्देशिका में संविधान के अंगीकृत की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई है, यानी उद्देशिका में संविधान की अंगीकरण की तिथि कितनी है, तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि इसी कारण 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है भारत में, तो आप लोग बताएंगे विधि दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। हम लोगों ने एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में 2 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि उद्देशिका द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो आप लोग याद रखिएगा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है जोड़े गए, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि संविधान की प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष। तो संविधान के प्रमुख समितियां हैं, जो एक तरफ समिति दी है और उनके अध्यक्ष बताए गए हैं। तो ये देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर का जरूर बनता है। तो जैसे संचालन समिति, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, कई बार एग्जाम में आया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला है, नेक्स्ट देखते हैं, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो A.N. सिन्हा। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो J.B. कृपलानी। अगला है अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट है प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर K.M. मुंशी। नेक्स्ट है आवास समिति के अध्यक्ष, तो B. पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो S. वारदाचार्यार थे, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, यानी कहाँ से क्या क्या लिया गया है वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, यानी भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। तो एक तरफ स्रोत दिया है, दूसरी तरफ प्रावधान दिया है। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है
शासन अधिनियम 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है? तो आप लोग बताएंगे संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, न्यायपालिका की शक्ति लिया गया है, राजनीति के आधारभूत संरचना ली गई है, और लोक सेवा आयोग, ये सभी कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला, जर्मनी का संविधान, इससे क्या लिया गया है? तो आपातकालीन उपबंध लिया गया है। जर्मनी का सिद्धांत जो है, इससे क्या लिया गया है? जर्मनी के सिद्धांत से तो आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। और आप लोग जानते हैं आपातकालीन उपबंध कितने होते हैं? तो आपातकालीन उपबंध जो है 3 बताए गए हैं। वो कौन कौन से? तो आगे हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सोवियत संघ का संविधान, इससे क्या लिया गया है? तो आप लोग जानते हैं मूल कर्तव्य लिया गया है। सोवियत संघ का संविधान से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? आइए देखते हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के संविधान से और क्या क्या लिया गया है? नेक्स्ट है राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो आप लोग बताएंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया है। अगला है कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संविधान की संघीय व्यवस्था, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, ये भी जो है कनाडा के संविधान से ली गई हैं। अगला है संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, ये भी जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और आप लोग जानते हैं समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं? तो केंद्र तथा राज्य दोनों आते हैं। ठीक है। अगला है प्रस्तावना की भाषा, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रमंडल के निर्वाचक मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो आइए देखते हैं। संसदीय प्रणाली, जो कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। द्विसदनीय व्यवस्था, जो कि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। द्विसदनीय मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये हमारी 2 सदनीय व्यवस्था है, 2 सदन है। ये कहाँ से लिया गया है इनकी व्यवस्था को? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो आइए देखते हैं।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में देख लेते हैं। क्या देखेंगे? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल यानी जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग दिया गया, यानी एक तरफ मंत्री दिया गया है और दूसरी तरफ विभाग दिया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू हैं, इनको कौन सा विभाग दिया गया था? तो आप लोग बताएंगे कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष एवं विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल, ये विभाग इनको मिला था। आगे देखते हैं वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग? तो गृह, सूचना तथा प्रसारण का इनको विभाग दिया गया था। बलदेव सिंह, इनको रक्षा विभाग दिया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं जॉन मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति मामले का ये विभाग दिया गया था। सी राजगोपालाचारी, इनको शिक्षा का विभाग दिया गया था। अगला है C.H. भाभा, इनको कार्य, खान एवं बंदरगाह ये विभाग मिला था। राजेंद्र प्रसाद, इनको खाद्य एवं कृषि यह विभाग दिया गया था। नेक्स्ट है जगजीवन राम, इनको श्रम विभाग जो है दिया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल यानी 1947, इसमें आपको एक तरफ मंत्री दे देंगे और पूछेंगे कि इनको कौन सा विभाग दिया गया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है कि स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो पहला मंत्रिमंडल जो बना था, आइए उनमें देख लेते हैं कि कौन से मंत्री और कौन सा विभाग इनको मिला है। 1947 की बात हो रही है जब भारत आज़ाद हुआ था। तो देखते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू कौन सा विभाग, यानी यह प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको कौन सा विभाग दिया गया था तब? तो गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री ये बनाए गए थे। सरदार बलदेव सिंह को क्या रक्षा मंत्री बनाया गया था। भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्री यानी कानून मंत्री बनाया गया था। आगे देखते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनको क्या बनाया गया था? तो शिक्षा मंत्री बनाया गया था। जॉन मथाई को रेलवे व परिवहन मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है रफ़ी अहमद किदवई, इनको जो है संचार मंत्री बनाया गया था। R.K. षणमुगम सेठी को वित्त मंत्री बनाया गया था। V.N. गाडगिल, इनको कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। C.H. भाभा को वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मामले के ये मंत्री इनको बनाया गया था। तो इस प्रकार आज की क्लास हम लोगों की कंप्लीट होती है और ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट होता है। और टॉपिक का नाम जैसे कि आप लोग जानते ही हैं क्या था, तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो आई होप क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और नोट्स बनाते जाइए, एक एक पॉइंट्स को अपने कॉपी में लिखते जाइए, तभी अच्छे नोट्स आपके तैयार होंगे। और ये सभी नोट्स हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये सिर्फ पेट से ही रिलेटेड नहीं, आपके हर एग्ज़ाम जो भी आप आगे मेंस के एग्ज़ाम वगैरह देंगे उसमें भी आपके ये नोट्स बहुत ही काम आएंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और क्लास को शेयर भी करते चलिएगा।